हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एपीआई गेटवे में JWT को OAuth 2 के थ्रू ऑटोमेटिकली कैसे वैलिडेट किया जाता है। अब आज के लेक्चर में हम कस्टम की रिजॉल्वर बनाएंगे जो डिसाइड करेगा कि रेट लिमिटिंग हेडर में आने वाली यूजर आईडी पर लगाना है या क्लाइंट आईडी पर। एंड इसी तरह का कुछ रेट लिमिटिंग रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कस्टम की रिजॉल्वर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं। तो हम आते हैं इसी एपीआई गेटवे में, इसमें जावा फोल्डर के अंदर आप एक पैकेज बना लेते हो। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड पैकेज, इधर दे देंगे डॉट रेट लिमिट एंड फिनिश। अब इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे यूजर की रिजॉल्वर, देन फिनिश। अब इसमें सबसे पहले हम वही एनोटेशन यूज कर लेंगे, एट कंपोनेंट। देन इसको की रिजॉल्वर बनाने के लिए हमें एक इंटरफेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट की रिजॉल्वर। अब ये जो की रिजॉल्वर है ये स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का एक इंटरफेस होता है जिसे इम्प्लीमेंट करके हम अपनी रेट लिमिटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसके थ्रू हम एपीआई गेटवे को बता सकते हैं कि हर इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए रेट लिमिटिंग की क्या होगी, मतलब यूजर आईडी होगी या क्लाइंट आईडी होगी, जो भी है हम इसके थ्रू चीजें डिफाइन कर देते हैं। अब ये हमें एक रिएक्टिव टाइप का मेथड देगा जिसको हम यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। ये रहा वो मेथड रिजॉल्व, जो कि हर इनकमिंग रिक्वेस्ट में कॉल होता है। अब ये जो रिटर्न करता है एक की रिटर्न करता है जो कि मोनो टाइप के, मोनो मतलब ये मेथड रिएक्टिव स्टाइल में काम करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना कोड, तो हम सीधा रिटर्न के अंदर लिख रहे हैं। तो अब कैसे लिखना है वो समझो। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मोनो डॉट जस्ट और एम्प्टी। अब ये मेथड तब कॉल किया जाता है जब हमें लगता है कि जो भी हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी लिखेंगे हो सकता है कि वो न चले। मतलब अगर इसके अंदर की फंक्शनैलिटी चल गई तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं चली तो स्विच एम्प्टी को कॉल कर देंगे, देन उसके अंदर की फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम जो हेडर में आईडी आएगी, यूजर आईडी आएगी, उसको निकालेंगे। एंड हेडर हमें मिलेगा हमारे पास जो ये एक्सचेंज ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू। यहाँ पे लिखिए exchange dot get request dot get header dot get first। इसमें हम दे देंगे हेडर का नाम, तो डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखिए x हाइफन यूजर हाइफन आईडी। अब अगर ये यूजर आईडी नहीं मिलती है हेडर में तो हम क्लाइंट की आईपी को रेट लिमिटिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्विच इफ एम्प्टी, एंड इसमें आपको फिर से जस्ट कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे मोनो डॉट जस्ट। अब इधर क्लाइंट आईपी निकालने के लिए आपको फिर से एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा, एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट रिमोट एड्रेस। इससे निकालेंगे हम एड्रेस, तो डॉट गेट एड्रेस, एंड इससे मिलेगा हमें होस्ट एड्रेस, तो यहाँ डॉट गेट होस्ट एड्रेस। बस इतना करने से आपके पास क्लाइंट की आईपी आ जाएगी एंड उसके थ्रू आप रेट लिमिटिंग यहाँ पे अचीव कर पाओगे। अब ये पूरा काम कैसे करता है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो मोनो जस्ट और एम्प्टी का यूज किया। तो इसका काम ये चेक करना होता है कि वैल्यू मिली है या नहीं मिली है। अगर वैल्यू नहीं मिली है तो ये मोनो डॉट एम्प्टी कॉल करेगा, एंड अगर वैल्यू मिल जाती है तो मोनो डॉट जस्ट कॉल करेगा। अब मान लो वैल्यू नहीं मिली यहाँ पे, तो इंटरनली मोनो डॉट एम्प्टी कॉल हो जाएगा, एंड इसके कॉल होते ही जो हमने कोड इस स्विच इफ एम्प्टी के अंदर लिखा ये कॉल हो जाता है। यहाँ भी सेम चीज रहती है, अगर आप यहाँ जस्ट का कॉल नहीं करते हो तो ये रिटर्न नहीं कर पाएगा। इस वजह से एम्प्टी एंड जस्ट दो चीजें होती हैं। तो अब जब एम्प्टी में आ गए और ये हमें कंडीशन चलानी ही चलानी है, हर सिचुएशन में हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारी चले, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपने यहाँ चेक कर लिया
ये आपको नहीं मिला तो अब आपको ये एम्प्टी लाइन चलानी है, मतलब ये एम्प्टी के अंदर वाली लाइन। तो इधर आपको फिर से मोनो डॉट जस्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट ही वो फंक्शन है जो यहाँ पे रिटर्न करता है वैल्यू। मतलब एट द एंड वही वैल्यू रिटर्न होती है जो जस्ट के अंदर होती है। चाहे हमारी ये लाइन चल जाती तो भी जस्ट के अंदर की ही वैल्यू हमारी कॉल होती, क्योंकि इंटरनली मोनो डॉट जस्ट एंड मोनो डॉट एम्प्टी ही यहाँ पे यूज होता है। एंड इधर हमने एक्सप्लिसिटली मोनो डॉट जस्ट का यूज करके इसको रिटर्न किया है। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब इसी एपीआई गेटवे में हम ग्लोबल एरर हैंडलिंग भी बना लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में तो ग्लोबल हैंडलिंग बनाना इजी है, बट ये रिएक्टिव टाइप का है। तो इसमें कैसे बनाते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर से हम अपने किसी भी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इधर नाम देंगे डॉट एरर एंड फिनिश। अब इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे ग्लोबल एरर हैंडलर एंड फिनिश। अब इसमें भी आपको सबसे पहले एक एनोटेशन लगाना होगा, एट कंपोनेंट। इससे स्प्रिंग इस क्लास को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कंटेनर में रजिस्टर कर देगा। इसके अलावा हम इसमें प्रायोरिटी भी सेट करेंगे, जिसके लिए एक एनोटेशन होता है, एट ऑर्डर, एंड इसमें प्रायोरिटी सेट करेंगे -2। इसका मतलब है ये जो हैंडलर है ये डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलर से पहले कॉल होगा। मतलब यहाँ पे -2 का यूज करके आप इस हैंडलर को हाई प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, अब इस क्लास को ग्लोबल एरर हैंडलर बनाने के लिए आपको एक इंटरफेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट वेब एक्सेप्शन हैंडलर। ये वेब फ्लक्स का इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम अपनी क्लास को एक ग्लोबल एरर हैंडलर बना पाते हैं। अब इसके पास होता है एक मेथड जिसको हम यहाँ से ओवरराइड कर लेंगे। ये रहा वो मेथड जिसका नाम है हैंडल। अब इसके अंदर हम सबसे पहले रिस्पॉन्स में एक स्टेटस सेट कर देंगे। यहाँ पे लिखिए एक्सचेंज डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस कोड। इसमें सेट कर देंगे http स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, इससे जो रिस्पॉन्स जा रहा है क्लाइंट को उसमें http स्टेटस 500 सेट कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब एक जेसन फॉर्मेट को हम करेंगे बाइट में कन्वर्ट, क्योंकि जो रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट को जेसन में मिलेगा एंड रिएक्टिव मोड हम यूज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें उसे बाइट में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे एक बाइट एरे लेते हैं, इसका नाम दीजिए बाइट, ऐसा लगा देंगे, बाइट्स कर देंगे इसको। अब इसमें किस तरीके से आपको लिखना है वो समझिए। इधर सबसे पहले लगाएंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन इसके अंदर आपको जो भी एरर है वो जेसन फॉर्मेट में लिखना है। तो जेसन फॉर्मेट आपको पता होगा, सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाइए। कर्ली ब्रेसेस के बाद लगाना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, बट डबल इन्वर्टेड कॉमा तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो, तो 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते हो आप स्ट्रिंग लिटरल जब लिखते हो। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, इधर आप अगर एस्केप एंड इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से लगाते हो तो ये इंटरनली एक और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देगा। जो भी रियल स्ट्रिंग बनेगी उसमें एक और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप पूरा जेसन फॉर्मेट में लिख सकते हो अपना कंटेंट। इसके बाद दीजिए एरर एंड इसके बाद फिर से इसको इन्वर्ट कॉमा से बंद करना है, जिसके लिए एस्केप एंड इन्वर्टेड कॉमा, देन देना होता है कोलन एंड इसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, तो एस्केप और इन्वर्टेड कॉमा, देन दे देंगे सिस्टम फेलियर एंड इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना है, तो एस्केप इन्वर्टेड कॉमा देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके बाद बताना होता है कि ये जो आपका जेसन है ये किस इनकोडेड बाइट में कन्वर्ट होगा। तो डॉट गेट बाइट, इसमें दे देंगे हम स्टैंडर्ड कैर सेट डॉट UTF-8, नहीं 16 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8। ठीक है, इस तरह से आप जेसन को बाइट में कन्वर्ट कर लोगे। अब इसको एक्चुअल रिटर्न करने के लिए इसे डेटा बफर में बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, इधर एक डेटा बफर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम दीजिए
बफर। इसमें लिखेंगे एक्सचेंज डॉट गेट रिस्पॉन्स, इसमें यूज होता है बफर फैक्ट्री का, तो डॉट बफर फैक्ट्री देन रैप, एंड इसमें ऑटोमेटिकली आ गया बाइट्स। अब इसी बफर को कर देंगे रिटर्न, तो यहाँ पे लिखिए एक्सचेंज डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट राइट विथ। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मोनो के पास दो फंक्शन होते हैं, जस्ट और एम्प्टी। तो जो भी चीज़ आप जस्ट के अंदर लिखते हो वो रिटर्न कर देता है ये। तो इधर लिखेंगे मोनो डॉट जस्ट, एंड इसमें पास कर दीजिए बफर। अब इसे कर देंगे सेव, एंड यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ एरर आई है। ये इस वजह से आई है क्योंकि जो डेटा बफर है वो हमने इमेज का यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ये नहीं करना है, इसको हटाइए एंड दोबारा से सही पैकेज इंपोर्ट करते हैं। यहाँ कंट्रोल स्पेस, एंड यहाँ ये सेकंड नंबर पे है जो core.io.buffer, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक, कर दीजिए इसको सेव। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में ग्लोबल एरर हैंडलर भी बना सकते हो, रिएक्टिव टाइप से बना सकते हो एंड नॉन रिएक्टिव टाइप से भी बना सकते हो। बट यहाँ पे API गेट पे वेबफ्लेक्स रिएक्टिव टाइप का यूज कर रहे हैं, इस वजह से इसमें हमने रिएक्टिव स्टाइल का यूज किया है। ठीक है, अब इस API गेटवे को रन करने के लिए हमें दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो हमें रेडिस सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप दो तरह से यूज कर सकते हो। या तो आप डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, इसके बाद उसे यूज कर लीजिए, या फिर आप अपने सिस्टम में डॉकर यूज कर रहे हो तो डॉकर के अंदर रेडिस सर्वर को रन कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज़ चाहिए हमें ऑथ सर्विस, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी में सेट किया था कि जो की आएगी, मतलब जो JWT इशू करेगा वो ऑथ सर्विस करेगा, ऑथ सर्विस ही की प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे हम OAuth 2 का यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें पहले ऑथ सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके रन करके देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।